सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं गुज़श्ता रोज़ शादरा के जलसे में कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए आ रहे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून एक तरफ तैयारियां कर रही है, दूसरी तरफ इलेक्शन की अभी डेट फाइनलाइज तो नहीं है, लेकिन जो टेंटेटिव है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन की डेट का कह रहा है। अब मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून की सूरत हाल क्या होगी, ख़ास तौर पर पंजाब में और सेंट्रल पंजाब जो पाकिस्तान मुस्लिम नून का एक गढ़ समझा जाता है, जीटी रोड को जिसको गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून का अगले आने वाले वक्त में सूरत हाल क्या होती है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें सिंध की, तो यहाँ पर अब जमात इस्लामी हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, सिंध की तबाही के ज़िम्मेदार करार देते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और जिस तरह से अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी कल एक जलसा किया है, लग रहा है कि जलसा इंतखाबात की तैयारियों का एक पेश खैमा है। हम बात करेंगे, रेहान हाशमी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रेहान साहब आपके वक्त का। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कल से जो जलसा किया है, तो क्या इंतखाबात की बाकायदा तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं इसी जलसे को समझा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एमक्यूएम के काविशों के नतीजे में जो खास तौर पर कराची में अर्बन सिंध में जो हालिया मरदमशुमारी के नतائज जो आए, और हालांकि उस पर भी हमारी रिजर्वेशन है, और उसके बाद जो इलेक्शन की डेट्स का तयन होना और इलेक्शन कमीशन का मुताबिक होना, पाकिस्तान पहली बात तो ये कि अभी तैयार हो चुकी है, इलेक्शन के मोड में आ चुकी है। कल हमारा पहला इलेक्शन कैंपेन से मुताल्लिक एक जलसा था जो कि टाउन की सतह पे था, और खुशाइन बात यह है कि तमाम हक परस्तों ने उसको मुकम्मल तौर पर और भरपूर तरीके से कामयाब बनाया, और वो तमाम के बाइकआउट का भी ऐलान कर रहे थे और एमक्यूएम पाकिस्तान के भी बाइकआउट की बात कर रहे थे, उनको भी रद्द कर दिया है। तो ये मेरे ख्याल है कि एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज आ गया है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तायद और हिमायत कराची में रहने वाली बिलखसूस और बिलअमूम जहाँ एमक्यूएम पॉलिटिक्स कर रही है वहाँ पर लोगों की तायद और हिमायत है, और वो एलिमेंट्स जो कि एमक्यूएम को चाहे वो सियासी क़ुव्वतें हों या एंटी स्टेट जो सेंटिमेंट्स रखने वाले जो एलिमेंट्स हों, उनको रद्द कर दिया है। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही कामयाब कल हमारा जलसा गया और यह इनिशिएट हो चुका है अभी। अब तो आप ये समझते हैं कि जो आपके पिछले इलेक्शन में वो जो एक एलिमेंट ये था कि एमक्यूएम लंदन से जो कुछ आया, वोटर बाहर उस तरह नहीं आया, एमक्यूएम का वोट पुने, अब की बार वो एलिमेंट्स नहीं कार फरमा होंगे आइंदा इलेक्शन में, और एमक्यूएम पाकिस्तान पर ही जो लोगों का एतमाद और एतबार है वो बन पाएगा, ख़ासतौर पर जो आपका वोटर है? देखिए, मेरा तो अपना ख्याल है कि पहले भी एमक्यूएम की सीटें चुराई गई थी 2018 के इलेक्शंस में, और वो जो इंजीनियरिंग की गई और किसी को खास तौर पर दिया गया उसमें कोई और उसके बाद जो फिर एक्टिविटीज़ हुई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, उसमें किसी बैरून मुल्क से ऑपरेट करने वाली जो सेगमेंट्स हैं उनका कोई अमल दखल नहीं था। और ये कल वाला जो हमारा इजलास हुआ है उससे तो बहुत ही वाज़ेह तौर पर एक मैसेज आ गया कि वो एलिमेंट्स जो कि एंटी पाकिस्तान है, एंटी स्टेट हैं, उनको कराची की आवाम ने रद्द कर दिया, और एमक्यूएम पाकिस्तान को कराची की नुमाइंदगी के लिए भरपूर तरीके से चुनने की तैयारी कर रही है आवाम भी। और ये समझती है आवाम कि कराची के हकूक़ के हवाले से बिलखसूस और बिलअमूम उर्दू स्पीकिंग कम्यूनिटी के हवाले से जो सही नुमाइंदा जमात है वह एमक्यूएम पाकिस्तान। सर, पिछले तकरीबन 5 साल में रेहान हाशमी साहब आपकी जो जमात है वो दोनों हुकूमतों में शामिल रही, तो कराची के कौन से हुकूक थे जो आपकी जमात ने कराची वालों को लेकर दिए? आज कराची में इस वक्त छीना झपटी भी वैसी है, कराची में पानी भी वैसे नहीं आ रहा है, लोड शेडिंग का मसला भी वैसे है, कराची वालों को कराची का हक भी नहीं है। तो वो 5 साल में आपकी जमात हुकूमत में रहकर क्या कर रही थी? वो कौन से हुकूक हैं, वो कौन से काम हैं जो आपने कर लिए? देखिए, मैं पहली बात तो ये अर्ज कर दूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कंटेस्ट करती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी न किसी तरीके से मेजॉरिटी हासिल करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर कंसेंसस डेवलप करें और हुकूमत साजी में किरदार अदा करें। तो एमक्यूएम को भी आपने देखा कि एमक्यूएम ने बाइकआउट करके भी, चाहे वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, अपने जमहूरी और आईनी हक का इस्तेमाल किया, और कहीं पर पार्टिसिपेट करके हुकूमत साजी में अपना किरदार अदा करके भी किया। ये जमहूरी
माशरे में होता है। अच्छा, अब बात करते हैं अगर हम अर्बन सिंध के हवाले से, तो एमकेएम कभी भी ड्राइविंग सीट पे तो नहीं रही। हाँ, ये जरूर है कि एमकेएम अपना असर और रसूल इस्तेमाल करती है, और उसमें सबसे जो वाज़ेह तौर पर जो नजर आती है बात, जो मैं रिकॉर्ड पर भी लेकर आ जाऊं, आपको याद होगा कि पीटीआई के साथ इलाक़ किया था, उसके नुकात थे। उन नुकात में कराची पैकेज का मामला था, K4 मंसूबा था, पानी की तरसील का मामला था, उसमें यूनिवर्सिटी का क़याम था, और उसमें साथ में मरदमशुमारी के मामला थे, मरदमशुमारी सेंसस कराने के मामला थे। इसी बुनियाद के ऊपर जो PMLN के साथ जो इत्तेहाद हुआ, वो भी, उसमें भी तमाम नुकात ये थे। रिसेंटली जो सबसे बड़ी कामयाबी हुई है, जिसमें मरदमशुमारी को रीसेंसस करवाने के हवाले से, जिसमें 75 लाख अफराद को जिनको नहीं गिना गया था, उनको 6-8 महीने की काविशों से, एमकेएम की काविशों से गिना गया, बावजूद इसके कि हमारी रिजर्वेशन है कि जनाब इसमें कम से कम 1.25 करोड़ का इजाफा होना चाहिए था, लेकिन 75 लाख अफराद का इजाफा हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि 75 लाख अफराद को गिना क्यों नहीं गया? एमकेएम अगर काविशें नहीं करती तो क्या इनको नहीं गिना जाता? और फिर कराची को जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में वैसे ही नहीं मिलते 10 साल के करीब, वो दोबारा डिप्राइव होते। तो हम तो कम से कम आवाज उठा रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम पे बात कर रहे हैं, लेजिस्लेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, लिटिगेशन में जा रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी ड्राइविंग सीट पर रेहान साहब आपकी जमात क्या आ सकती है? अभी भी फिर आप इत्तेहाद ही कर रहे हैं, सिंध की सतह पर भी आप GDA के साथ भी इत्तेहाद कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ भी, नून लीग के साथ भी, तो क्या मिलकर कोई इलेक्शन लड़ने का इरादा है आपका सिंध में? देखें, अगर सियासी इत्तेहाद की बात करें तो कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के लिए काम कर रही हो, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो और इलेक्शन लड़ रही हो, तो उससे इत्तेहाद करने में, सियासी इत्तेहाद करने में कोई मुज़ाकरा नहीं है। कंसेंसस पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अगर डेवलप हो गया है तो एमकेएम किसी सीट पर लड़ती है, अकेले ही लड़ती है, सीट एडजस्टमेंट मूवमेंट करती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर जो लार्जर कैनवस के ऊपर मुल्क का फायदा है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो आपस में इत्तेहाद कर सकते हो। एमकेएम क्योंकि अब कल से हमारा बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज हो चुका है, और जो हमें पहला रिस्पांस मिला है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, रिस्पांस है अवाम की तरफ से, और हम समझते हैं कि हम पेस क्रिएट करेंगे और उस पेस में जाने वाले हैं। अच्छा, एक कुछ सर्वेज भी चल रहे हैं, और एक सर्वे ये भी कह रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वोट नहीं, आज भी जो मकबूलियत है वो बानी एमकेएम की ज़्यादा है। तो जो बानी एमकेएम की अगर मकबूलियत है, तो आपको मालूम है कि वही जो सेगमेंट है वो आपको वोट देता है, वही सेगमेंट उधर भी मकबूलियत के बिना पर है। तो ऐसे सर्वेज जो हैं वो तो आपके हक में नहीं आ रहे हैं रेहान साहब। देखें, अगर ये ऐसा कोई सर्वे है तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, किसका सर्वे है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डिफेमेशन और फिफ्थ जनरेशन वॉर का कोई टूल हो ये, क्योंकि इस तरह के तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा पेनिट्रेटेड है, इसकी क्रेडिबिलिटी का नहीं पता। और दूसरी बात ये कि कल का जलसा तो उसको रद्द कर देता है, इस फिनोमेना को। आप हमारे साथ चलें, जिस तरह पब्लिक एंगेज हो रही है, वो माजी की बात ये खत्म हो गई। कई सालों से एमकेएम पाकिस्तान की जो सरपरस्ती कर रहे हैं वो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कर रहे हैं, और उनके साथ आपने देखा कि खास तौर पर अटैचमेंट के बाद अनीस भाई, कमाल भाई और फारूक भाई के अटैचमेंट के बाद लोगों के अंदर एक हौसला पैदा हुआ है, लोगों की उम्मीदें वापस्ता हैं, लोग पुरुम्मीद हो गए हैं कि अब कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे मिलकर, यकजा होकर। और वो जो फिनोमेना था उसको रद्द कर चुके हैं अवाम। कल का आपने देखा कि बाइकआउट का भी ऐलान किया गया था, रिक्वेस्टें की गई, बाइकआउट नहीं हुआ, बल्कि लोगों की तादाद से आप अंदाजा लगाने के लोगों ने पार्टिसिपेट किस तरह। व्हाट्सएप के मैसेजेस चल रहे थे बाकायदा कि जलसों में नहीं आना, और पूरी कैंपेन चल रही थी। बहरहाल वो जलसा आपका एक बहुत बेहतर जलसा था। लेकिन जो सिंध के हवाले से, अब 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप भी किसी दौर में उस हुकूमत का भी हिस्सा रहे, फिर आप अपोजिशन में भी रहे हैं अब। तो अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हैदराबाद, जो आपका एक गढ़ और वोट बैंक के हवाले से बड़ा शहर, और उसके बाद फिर कराची, दोनों में मेयरशिप भी अब उनके पास है, और मेयर के इख्तियारात भी निस्बतन माजी से अब कदरे बेहतर भी हुए हैं। इस सब के बावजूद जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है। आप कैसे अब ड्राइविंग सीट तक पहुंच पाएंगे कि जहां आपके पास लोकल गवर्नमेंट भी ना हो, किसी तरह से, किसी भी तरह से कोई सपोर्ट ना हो, अब गवर्नमेंट में भी ना हो, क्या कर रहे हैं फिर आप? देखिए, जद्दोजहद तो यही है ना कि आप आज़ादी अक्सरियत हासिल करने के लिए अपने फिनोमेने को लोगों तक पहुंचाएं। और जो खास तौर पर सिंध में तो आपने देखा पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्तों ने तो जिस तरह डिप्राइव रखा और
अर्बन सिंध को जिस तरह डिप्राइव रखा हुआ है, मिसाल उसकी ये है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन 10 साल से रिलीज ही नहीं किया जा रहा। मिसाल ये है कि लोकल बॉडीज को एम्पावर नहीं किया गया, आर्टिकल 140A का निफाज नहीं किया गया, डेवोल्यूशन ऑफ पावर से दूर भागते हैं, पार्लियामेंटेरियंस के जरिए काम करवाने में फख्र महसूस करते हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर वजीर आला के पास सॉलिड वेस्ट का कचरा उठाने का इख्तियार हो, उसका सरपरस्ती करता हो? तो बहुत सारी चीजें एम्बिग्यूटी का शिकार है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मैं तो समझता हूं कि म्यूनिसिपल विक्टिमाइजेशन भी की जाती रही है और कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, वो उनका अपना सियासी हक है, वो किसी तरीके से लोगों को डिप्राइव करके अपने पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, ये उनका अपना अमाल है। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान ना सिर्फ उर्दू बोलने वाले या अर्बन सिंध में रहने वाले, बल्कि सिंध में रहने वाले उन तमाम डिप्राइव कम्युनिटी के लोगों की बात करती है जिनको इस्तेहसाल का निशाना बनाया हुआ है। हम बात करते हैं टैक्स नेट एक्सपेंशन की, भाई वर्किंग क्लास क्यों टैक्स उतना, जबकि आपके पास बड़े बड़े कार मौजूद हैं, तो टैक्स नेट तो उनके ऊपर होना चाहिए। क्यों बात करती हुई नजर आती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बात करती नजर आती है। ये सियासी जद्दोजहद है। हम पर उम्मीद है कि सिंध की आवाम भी एमक्यूएम के इस फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर रही है, करेगी आगे आने वाले दिनों में। और खास तौर पे 15 सालों से जो आपके पास एब्सोल्यूट पावर्स थी ना, आप डिलीवर कर देते, आपने 15 सालों में डिलीवर नहीं किया, आप दुकानदारी बंद कर देते ना, हम जो बात क्लेम कर रहे हैं हमें रद्द कर देते, आप ऐसा भी नहीं कर सके। कराची का हमारे बाइकआउट करने के नतीजे में आपने जैसे तैसे करके, हालांकि जमात इस्लामी क्लेम करती है कि उनके पास आज़ादी अक्सरियत थी, लेकिन आपने मेयरशिप ले ली। आपके पास मेयरशिप से पहले 3 साल तक तकरीबन एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे, और अभी ये कि 6 महीने, तो पूरे तो 3.5-4 साल तो आप मौजूद हैं, तो आप चीजों को डिलीवर कर देते ना, बेहतर कर देते चीजों को। आपके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हमने बेबहा सड़कें बनाई हैं। इस वक्त बसेस जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हम लेकर आए हैं, अंडर पासेस, फ्लाईओवर का वो कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, और कहते हैं कोशिश जो जितनी काम वो कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा तो जब आपके पास इक़्तिदार था, यानी कि मेयरशिप थी, वो नहीं किया। आज के मेयर कह रहे हैं जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब कर रही है वो तो शायद पिछले टेन्योर में जब वसीम भाई थे तब भी नहीं हुआ था। देखिए, वसीम साहब का जो दौर था वो 4 साल का दौर था। उस 4 साल दौर से पहले तकरीबन 8-9 साल एडमिनिस्ट्रेटर्स का दौर था जो कि पीपल्स पार्टी के ज़ेर इंतजाम थे। वसीम भाई के जाने के बाद से 3.5-4 साल एडमिनिस्ट्रेटर का दौर और इनका दौर था मौजूद है जो मेयर आए। तो आपके पास तो मेजॉरिटी जो टाइम फ्रेम था वो तो आपके पास था, तो आप चीजें बेहतर कर देते ना। और दूसरी चीज ये कि आपके पास तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, आपके पास क्लिक के अरबों रुपए हैं, आपके पास केडीए है, एलडीए, आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन दे रही नहीं है, तो आपको तो डिलीवर करना चाहिए था। आपने अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चक्कर में कि जनाब फलाना काम ना कर जाए तो हम प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन रोक कर रखें, हम जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है उसकी तरफ ना जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल अपने पास रखें, आपने कोशिश करके देख ली। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? उससे कराची के लोग, बिलखसूस अर्बन एरियाज के लोग डिप्राइव रहे, वो रुलते रहे, पानी का मसला हल नहीं करा सके आप अभी तक, और एंड सो ऑन। और अगर फर्ज करें कि आप ब्रिज बना रहे हैं, पहले तो वो ब्रिज दिखा देंगे कहाँ कौन सा ब्रिज बनाया है। एक ब्रिज बनाया है वो, और आपने जिस पैसों से बनाया भाई, आपके पास इख्तियार है कि आपने एक ब्रिज बना लिया, बड़ा कमाल कर दिया। पार्लियामेंटेरियन क्यों ब्रिज बना रहे हैं भाई? आप पार्लियामेंटेरियंस के जरिए ब्रिज बनाने का क्या चक्कर है? लोकल बॉडीज मौजूद है, लोकल गवर्नमेंट मौजूद है, लोकल बॉडीज के जरिए क्यों नहीं बनाया गया? इंसेंटिव के जरिए ठेके देना और पार्लियामेंटेरियंस के जरिए काम करवाना, ये कहां का इस पे बात कर लेते हैं। सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। सिंध को वडेरों के चुंगल सरवाएंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ये कह रहे हैं। 15 साल से आपकी हुकूमत है और जो अर्बन सिंध है ख़ास तौर पर बड़ा डिप्राइव रहा है इस दौरे हुकूमत में, क्या करते रहे 15 साल आपकी हुकूमत? मैं समझती हूँ कि इलेक्शन के लिए अब कोई ऐसा स्लोगन लेकर आए जिस पे लोग यकीन करें। बात यह है कि मैं कोई जो है इस तरह की बात का जवाब नहीं देना चाहती। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अब से चंद महीनों पहले के जो एमकेएम के रहनुमा हैं उनके एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात हैं वो सुनते हैं, तो उसके बाद मुझे किसी बात का जवाब देना नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने जो काम किए हैं, जिस तरीके से जो है ये जो एक तकसीम है ना कि जी आप ये बताना चाहते हैं कि अर्बन सिंध को और रूरल सिंध को अलग करना चाहते हैं, इस तकसीम को खत्म कर दें। सिंध हमारा है। मैं तो खुद कराची में पैदा हुई, कराची में पली बढ़ी, कराची में घर है, कराची से ताल्लुक है, हमारा शहर है। हम मतलब ये कि ये जो एक तफरीक आई है ना, जिस तफरीक के नाम के ऊपर इतनी कत्लो गारत गरी, भत्ता, क्या क्या चीज़ नहीं हुई,
मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से जो है कराची ने सफर किया है, हमें उन तमाम हालात को जो है वो सामने रखना होगा। और अब मजीद जो है बजाय ये कि इस किस्म की बातों के कोई प्रैक्टिकल ऐसा स्लोगन, एक ऐसा नैरेटिव लेकर आए जो कि कराची के अवाम को जो है कुछ जो है रिलीफ, कोई उम्मीद दे सके। पीपल्स पार्टी ने जो काम किया, अगर आप ये देखें कि इस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिक बस पहली मुतारिफ कराई है, सेहत का बेहतरीन निज़ाम है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ है। बल्कि मैं निगरान वजीर आला का भी जो है वो बयान देख रही थी, वो भी जो है सिंध के अंदर जो एजुकेशन पे, जो हेल्थ पे जो काम हुआ है उसको जो है वो सराहा रहे थे। जिस तरीके से आप ये देखें कि नेबरहुड को डेवलप किया गया है, पार्क को रिस्टोर किया गया है, खेल कूद की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, ये जिस तरीके से जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब कुछ डेवलप हुआ, मुझे पता है। देखिए हमें सियासी सहर कामरान साहिबा नजर नहीं आती जी, सहर कामरान साहिबा, मैं मेरे एक सवाल ले लें। अब आप कह रहे हैं पार्क्स को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल को डेवलप किया गया है, इस शहर में एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है गुजारा करना भी। आपके चेयरमैन खुद कहते हैं कि वो टैंकर से लेकर पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर चेयरमैन टैंकर से ले सकते हैं, एक आम आदमी तो बेचारा रोज़ाना की बुनियाद पर टैंकर से पानी हासिल नहीं कर सकता, तो आप 15 सालों में लोगों के घर तक पानी भी नहीं ला सके हैं, पानी जैसी चीज़ भी, तो फिर क्या? बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये बहुत ऐसे मसाइल हैं। देखिए कोई भी शहर होता है, उसकी प्लानिंग होती है, उसको उसी हिसाब से जो है ना डेवलप होना चाहिए। अब मसला ये कि कराची के अंदर आप एक चीज को हाथ लगाएं, पता लगता है कि यहाँ जब टैंकर सप्लाई हो रहे हैं, ये एरिया तो डिफेंस का है, फिर आप बताएं ये कैंटोनमेंट का है, ये रेलवे का है, ये केपीटी का है। जब इल्जाम देना होता है तो फिर आप जो है सिर्फ जो है वो सूबाई हुकूमत को देते हैं। मगर आप ये देखें कि स्टेक होल्डर्स कितने हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स कितने, जिस तरीके से एक्सपैंड किया गया है, जिस तरीके से एक्सटेंशन आई हैं, जिस तरीके से जो है वो शहर के अंदर आप ये देखें, हमारे यहाँ तो आप ये देखें कि अफगान महाजरीन ये भी तो सारे के सारे महकमे भी आपके पास है ना, केडी आपके पास, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आपके पास, प्लानिंग देना आपके पास, मास्टर प्लान देना। बात ये है कि अब तो जब तक पिछले बल्दियाती इदारे चल रहे थे उस वक्त तो पीपल्स पार्टी के हाथ में चीजें थी नहीं। अब ये तो मैं कह रही हूँ ना, आप मेरा एक बयान जो है ना उसको नहीं आप अहमियत दें। आप जो आपस में बयानात है इनके मुख्तलिफ रहनुमाओं के एक दूसरे को एक्सपोज करते हुए उनके खिलाफ, आप सिर्फ उनको जो है वो आप सुन लें तो आपको पता लग जाएगा कि बल्दियाती इदारों में क्या हुआ। आपको ये पता चलेगा कि किस किस्म के जो है मसाइल पैदा हुए। हमारे पास जब से आए तब से जो है उसको बेहतरी की मुसलसल कोशिश है और हर जगह पे इम्प्रूवमेंट है। लेकिन एक शहर जो इतने सालों एक बेहंगम तरीके से फैला, एक उसके अंदर लैक ऑफ प्लानिंग थी, उसके अंदर कोई जो है रूल एंड रेगुलेशन नहीं थी। आप मुझे तो देखिए, आप जब 15 साल की बात करते हैं, आप तो जहाँ पर एक आशीर्वाद के साथ 10-10 साल 11-11 साल मार्शला के दौर के अंदर जो है जिनको एक प्रॉपर तरीके से जो है वो ट्रीट किया गया, तो मैं समझती हूँ उन सबको जिम्मेदारियां लेनी चाहिए ना। एनडीए तो हमेशा हर हुकूमत का हिस्सा होती है। पिछली पीटीआई की हुकूमत के भी लाए थे, उस वक्त बहुत सी चीजों पे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन बात ये होती है कि हम तो कहते हैं कि जी ठीक, मैं ये आपके एतराज़ात सवालात की सूरत में जान लेते हैं। रेहान हाशमी साहब, आप भी हिस्सादार रहे हैं, फिर एक दूसरे के सारे चिट्टे चट्टे भी खोले गए जब मुखालिफत आई कि इसने ये किया, उसने ये किया, ये शामिल था। तो सर शहर की इस हालत के जिम्मेदार तो फिर आपकी जमात में है। मैं एक अर्ज करूं, मेरी बहन बेचारी बहुत मासूम है, इनको शायद ये नहीं पता कि 18वीं तरमीम के बाद लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिंध गवर्नमेंट की होती थी, अभी भी है। इनको शायद ये नहीं मालूम कि सिंध गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस की वजह से ही 18वीं तरमीम के बाद आज पुलिस की नाकामी का सबब ही पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी की नाकामी की वजह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सिंध में अमन व अमान कायम करने की जिम्मेदारी ले रही है। जहां तक बात करती है तकसीम की, भाई तकसीम हमने नहीं की। 1970 में भुट्टो साहब की तकसीम किया हुआ कोटा सिस्टम की वजह से अर्बन और रूरल डिवीजन हुआ था, हमने नहीं किया। कराची में रहने वाले लोगों को रगड़ा देने के चक्कर में आपने कोटा सिस्टम नाफिज किया, तो आप बोल रहे हैं हमने किया। भाई हमने नहीं किया। ये आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन 10 सालों से रोका हुआ है। कराची का पैसा क्यों नहीं दे रहे भाई? कराची को, कराची के जो डिस्ट्रिक्ट्स में पैसा डिवॉल्व होना चाहिए था वो क्यों नहीं दे रहे? आपने आर्टिकल 140 के ऊपर बात क्यों नहीं की? आपने केडीए, एलडीए, एमडीए, एसबीसीए, सिंध सॉलिड वेस्ट, ये सारे इदारे बल्दियात के इदारे आपने क्यों वजीर आला के पास लेकर रखा हुआ था भाई? मैं तो लॉजिकल बात करूंगा ना भाई, आपको जवाब देना होगा। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे, लोगों की बात का तो जवाब देना होगा पीपल्स पार्टी को।
पीपल्स पार्टी की बदनीयती है अरबन सिंध के साथ। हम तो देखें थ्रू आउट ये बात कहते आ रहे हैं, मैं लॉजिक्स के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं आपको एक आर्गुमेंट दे रहा हूं, मैं सॉलिड आर्गुमेंट दे रहा हूं। क्या ये तमाम चीजें जो मैंने बताई आपको, ये चीजें नहीं होती रही? क्या कराची के लोगों के साथ, अरबन सिंध के लोगों के साथ रवा सलूक मुनासिब रहा? क्या आपके पास चलें, आप कराची को छोड़ दें, अरबन सिंध को छोड़ दें, क्या आपने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी है अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में? क्या अंदरून सिंध का हारी बेचारा वो फैज़याब हो रहा है आपकी काविशों से? नहीं हो रहा। लेकिन ठेके आपने देने हैं पार्लियामेंटेरियन के जरिए, ठेके निकालने हैं आपने, क्योंकि वो कराची का पैसा, सिंध का पैसा आपने इस्तेमाल करना है अपने अकुरबा परवरी के ऊपर, आपने इंसेंटिव देने हैं। ये नेपोटिज्म नहीं है तो और क्या है भाई? तो हम तो बात कर रहे हैं, और जहां तक हमारी बात है भाई, हमने ब्लेम गेम किया, हम करते हैं। हम अगर फर्ज करें आपको फारिग करना था ना हमें, आप डिलीवर कर देते ना, आप सिंध को डिलीवर कर देते, कराची को डिलीवर कर देते, अर्बन एरियाज को डिलीवर कर देते, लोग खुद ब खुद आपकी वाहवाह करते। लोग भी वाहवाह नहीं कर रहे, आपने हमें डिप्राइव रखने की भी कोशिश की। और आप तो देखें एडमिनिस्ट्रेटिव दौर 8-9 साल का रहा, उसके बाद बड़ी मुश्किलों से लोकल, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के, लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, 4 साल के लिए लोकल बॉडीज आई, उसके बाद फिर 3 साल तकरीबन आपका एडमिनिस्ट्रेटर रहा, उस 3 साल के बाद इलेक्शन हुए, जैसे तैसे गिरा के पढ़ाकर बंद कर फार्म हाउस में आप महसूर करके लोगों को आपका मेयर आ गया। अब आपके पास चीजें थी, आपके पास पहले भी थी, अभी भी। बिल्कुल सही, तो डिलीवर कर देते सहर कामरान साहिबा, तो फिर आज ये सूरत हाल ना होती। ये नेपोटिज्म वाला मामला आपकी जमात में? बात ये है कि वो लोग जो हर हुकूमत का हिस्सा रहे वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे तो सोच के अफसोस हो रहा है कि कम से कम कोई नया नैरेटिव तलाश करे। देखिए, हम तो कहते हैं कि भाई आप सिंध की हकीकत है, आए बैठे सिंध की तरक्की के लिए अपना काम करें। अब बताएं, आपके पास तो, आपको तो प्लेट में रख के दिया गया, आपको तो प्लेट में रख के बनाया गया, आपको तो पूरी आशीर्वाद माशाल्लाह के दौर में हासिल दी, आप तो हर हुकूमत का हिस्सा रहे, आपने तो तमाम वजारतें एंजॉय की। हम बता दें ना अपनी कारकर्दगी। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी आप बात को नहीं सुने, आप चंद महीनों पहले की जो है मुस्तफा कमाल की बातें सुन ले, आप जो है वो बाकी लोगों की बातें एक दूसरे के खिलाफ सुन लें, जो मुख्तलिफ धड़े थे उनकी बातें सुन लें। अब देखिए, बात यह है कि इन बातों का जो है फायदा करने के बजाय हमने जो है सिंध के अंदर जो आपने किया वो सबको मालूम है। भट्टों का कल्चर आप लोगों ने किया, गुंडागर्दी कल्चर आपने इंट्रोड्यूस कराया। अब लेट अस राइज अबव दिस थिंग। अब हम इस तरह के 12 मई जैसे वाकयात नहीं देखना चाहते। अब हम बल्दिया टाउन जैसे सानेहे नहीं देखना चाहते। हम कराची को पुरअमन देखना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि जी हम तो आपके मैंडेट से इनकार नहीं कर रहे। हमने आपको नहीं कहा कि आप बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लें, हमने आपको ये नहीं कहा कि आप जिमनी बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लें। आप कॉन्फिडेंस पैदा करें, इंतखाबात में हिस्सा लें, आए, अपना रोल अदा करें, अवाम के मैंडेट पे यकीन करें। अवाम जानते हैं कि किसने डिलीवर किया है, अवाम उसी के हिसाब से वोट देंगे। चलें, अब ये जो इस किस्म के नैरेटिव, ये नफरतें, ये नैरेटिव्स भी, ये नारे भी, ये सारी चीज़ें चलनी हैं, लेकिन कारकर्दगी भी बहरहाल सबसे अहम है। लोगों ने ये भी सवाल करना है अगले आने वाले इंतखाबात जो है उसी बुनियाद पर वो सिंध हो, पंजाब, KP या बलूचिस्तान, वहाँ पर फैसले होंगे। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब आपका भी, और सहर कामरान साहब का भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कोर्ट की खबरों के हवाले से कुछ बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोर्ट रिपोर्ट पे हम बात करेंगे। एहतशाम कियानी हमारे कोर्ट रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज साइफर केस इन कैमरा मामलात थे, क्या आज अदालत में हुआ है, आगाह कीजिएगा। देखिए मुदस्सिर साहब, ये FIA ने दरख्वास्त दायर की है कि साइफर में चेयरमैन PTI की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत इन कैमरा की जाए। अच्छा। उन्होंने ये जवाब भी पेश किया कि इस केस का जो ट्रायल है वो भी इन कैमरा हो रहा है और ट्रायल कोर्ट में उनकी ये इस्तदा जो थी वो मंजूर कर ली गई थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की और चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत के सामने पेश हुए। FIA के प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा कि कुछ ऐसे हसास नोयत के मामलात सामने आने हैं जो कि
पब्लिकली जिन पे बात नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कुछ ममालिक से मुताल्लिक बयानात भी अदालत के सामने रखने हैं तो वो भी पब्लिकली इसलिए नहीं किए जा सकते कि उन ममालिक से ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा मौजूद है। उन्होंने कहा कि इसलिए ये चाहते हैं कि अदालत इस समात को इन कैमरा कर दे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस पर ज़्यादा कोई रजामंदी जाहिर नहीं की। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि जो ट्रायल है वो तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसकी इन कैमरा प्रोसीडिंग से मुतालिक कुछ मौजूद भी है, लेकिन ज़मानत की दरख्वास्त पर इन कैमरा समात से मुतालिक आप बताएं कि किस तरह इसको किया जा सकता है। जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने तो कहा कि हम आज तैयारी करके आए थे कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी और लाइव इस जो समात है उसको दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ तो इसको इन कैमरा समात करने की बात की जा रही है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस हवाले से भी काम कर रहे हैं कि अदालती कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम किया जाए और इस हवाले से फुल कोर्ट के सामने ये मामला रखा गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि कल फुल कोर्ट मीटिंग भी होगी, लेकिन इस दरख्वास्त की हद तक ये है कि अभी इस पर फैसला महफूज हुआ है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुने दोनों जानिब से और उसके बाद फैसला महफूज किया। इससे पहले इस दरख्वास्त पर FIA की जानिब से ज़ुबानी ये अदालत में इस्तदा की गई थी कि इन कैमरा समात करें, तो चीफ जस्टिस ने उस समात का ऑर्डर जब जारी किया तो उन्होंने कहा था कि FIA अपनी एक तहरीरी दरख्वास्त दायर कर सकती है। आज की जो समात थी उस पर मजीद बात हुई कि साइफर आता कैसे है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, तो उस पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ये कोडेड फॉर्म में जो लेटर आता है, साइफर आता है और उसको दफ्तर खारजा में आने के बाद डिकोड किया जाता है और तमाम मुतलका जो शख्सियात हैं उनको भेजा जाता है और डिकोडेड जो साइफर होता है वो दोबारा दफ्तर खारजा में आता है और वहाँ आकर उसे डिस्ट्रॉय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उसकी जो असल कॉपी होती है वो दफ्तर खारजा में मौजूद रहती है। अदालत ने अब ये दलाइल सुने और उसके बाद फैसला महफूज किया, जो कि आज सुनाया तो नहीं जा सका, लेकिन उम्मीद है कि अगले 1-2 रोज़ में ये फैसला आ सकता है। और जब ये तय कर लेगी अदालत के समात इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में समात होगी, तो उसके बाद आइंदा तारीख भी मुकर्रर की जाएगी जिसमें चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त पर दलाइल होंगे और उन दलाइल को सुनने के बाद अदालत फैसला करेगी कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम, आप हमें तफसीली आगाह कर रहे थे आज की समात से। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और अब हम कुछ बात करेंगे इस वक्त इकॉनमी की सिचुएशन के हवाले से। हमारे साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। सर, आज रिपोर्ट एक देख रहे थे कि पाकिस्तान आलमी बैंक से सबसे ज़्यादा कर्ज़ लेने वाला मुल्क बन गया, यानी ये एक एजाज़ भी है कि जनाब हमारे हिस्से में हम उधार कर्ज़ लेने वाले सबसे बड़े मुल्क हैं। लेकिन जब भी कर्ज़ लेकर आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि वो कर्ज़ मज़ीद बढ़ता जा रहा है, अपनी इस्लाहात नहीं कर पाते, टैक्स इस्लाहात में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है। तो ये जो कर्ज़ ले के वो गालिब अब तो याद आ रहे हैं, कर्ज़ की मैं पीने का हमें जो है वही रहेगा 70 साल तक, यही हम सिलसिला अगले भी 70 साल तक जारी रखेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। अब हालात दुनिया के बदल गए हैं, न्यू ग्रेड गेम है। अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के मुतालिक बदल गई है। अब वो जो मैं की पी के ऐश करते थे वो शायद ना हो। अच्छा। अब पाकिस्तान के घेरा तंग होगा, पाकिस्तान के लिए IMF के कर्ज़ों की शराइत तंग होंगी। हमसे कहा जाएगा कि आप अपने असासे भेज दें, वो असासे गैर मुल्की लेंगे, वो गैर मुल्क असासे जो हैं कल को वो अपने शेयर्स किसी हिंदू या यहूदी को भी दे सकते हैं, वो भी होगा। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को भी ख़तरात की जद में ला सकते हैं, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के करीब भी ले जाया जा सकता है। ये तमाम ख़तरात जो है ना एक अज़दे की तरफ पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं और हम अभी तक वो 1980 से लेके 2016 तक का जो दौर था उसमें अगर समझ रहे हैं कि ऐसे ही चलेगा तो ऐसे नहीं चलेगा। अभी आपने देखा कि IMF ने हमें कितना तंग किया, जो है वो ये $3 अरब का कर्जा मंजूर करने के लिए। अब 2024 में आपको इल्म है कि एक बहुत बड़ी रकम का कर्जे के लिए हम IMF के पास दरख्वास्त लेके जाने वाले हैं, उसकी शराइत भी आएंगी। फिर जो हमारे निगरान ने जो हुकूमत ने जो पॉलिसी अपनाई है उसके में भी मईशत को तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगाई आपने देखा कि इस साल महीने में 31% हो गई, जो कि पिछले महीने जो है वो 27% थी।
10 करोड़ लोग जो गुर्बत के लकीर से नीचे वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं, उनको मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिल रही, और हम कर्जे लेके अपनी पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि जो है ना अब तो सिर्फ हमारा जो टैक्सों अवाम को कुचल के टैक्स दिया जाता है। अगर आप उसमें NFC अवार्ड के तहत सूबों का हिस्सा निकाल लें तो अब तो सूद भी अदा नहीं होता। तो फिर जो शायद हसन सिद्दीकी साहब, लेकिन एक तरफ तो ये रिपोर्ट थी कि जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें इजाफा हुआ है, स्मगलिंग की रोकथाम हो रही है, डॉलर की कीमत कम हो रही है, जो गोल्ड बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा था वो कम हुआ है। आज तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है निगरान वज़ीर दाखिला ने कि क्या क्या इक़दामात इस हवाले से किए हैं, तो इसके तो मुस्बत असरात नहीं आएंगे? फिर डॉलर की कीमत कम है, बाकी जो इक़दामात हुकूमत कर रही है। देखिए, अब हमें ख्वाब की से निकल आना चाहिए। अगर आप 1997 से देख लें, जब भी कोई हुकूमत आई, निगरान हुकूमत आई, इलेक्टेड आई, उन्होंने मौजे दिखाने के दावे किए, और जैसे ही अगली हुकूमत आई उन्होंने कहा जी मईशत तबाह बर्बाद है और आवाम कुर्बानी के लिए तैयार रहें। अब देखिए ना, ये जो बातें कर रहे हैं, पहले आप ये देख लें कि 12 जुलाई को डॉलर के आप मिसाल के तौर पर ले लें, डॉलर जो था वो 12 जुलाई को 276 रुपए का था जी। इस दौरान में इन्होंने बेतहाशा क्रैक डाउन किए, हुंडी हवाले का कारोबार को रोकने की कोशिश की, स्मगलिंग रोकने की कोशिश की। आज भी 10 रुपए कम है रुपए की कीमत उससे, यानी आज 286 पर है। तो सवाल ये है कि खुद केयरटेकर्स ने और पिछली हुकूमत ने रुपए की कदर को गिरने दिया, हुंडी हवाले का कारोबार होने दिया, स्मगलिंग होने दी गई। आज कहा जाता है कि जी 1000 पेट्रोल पंप काम कर रहे हैं, ईरान से तेल की स्मगलिंग हो रही है। तो सवाल ये कि ये तो ट्रकों में सामान आ रहा था, ये आज पता चला है आपको? ये जो भी आदाद शुमार दे रहे हैं वो पिछली हुकूमत के दौर में मौजूद थे। खुद निगरान हुकूमत 20 दिन तक खामोश रही, उन्होंने लोगों को दौलत कमाने का, लूटने का मौका दिया। जब जो है आप 5 सितंबर को आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की हैं, उसके बाद उन्होंने जो अहकाम जारी किए उसके नतीजे में सो कॉल्ड क्रैक डाउन हो रहा है, जिसके असरात जुज़वी हैं, टेम्परेरी हैं, और ये मुझे ये खदशा नज़र आ रहा है कि ये खुदा न खास्ता रिवर्स होंगे जैसे कि माजी में होते रहे थे। उसकी वजह ये थी कि ये क्रैक डाउन डिफेक्टिव है। आप लोग अंडरग्राउंड चले गए हैं, हुंडी हवाले का कारोबार तो चल रहा है, लेकिन ये जो दूसरी चीज़ें हो रही थी खुलेआम, वो रुका है। तो उसके नतीजे में कुछ बेहतरी आई है, मगर ये बेहतरी वो है जो इस दौरान में गिरी थी। सही। अगर आप मैं बता दूं आपको, ये कहते हैं कि 250 होना चाहिए। अगर ये 250 ला सकते तो ये कामयाबी होती, ये नामुमकिन है। मुझे तो ये खदशा है कि खुदा न खास्ता चंद महीने में ये 320 पर आएगा और जून में ये 340 पर आएगा, फिर कोई ड्रामा हो जाएगा जनाब। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब मामला है कि हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद रिवर्स आएगा। अगर ये इसी तरह वापस आए जैसे आप कह रहे हैं तो ये तो फिर 350 तक जाना तो बहुत एकदम से फिर वही प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन एक चीज़ जो है, हुकूमत ने जो फैसला किया है ज़राअत पर टैक्स के हवाले से, परचून पर टैक्स के हवाले से, रियल स्टेट पर लगाने का, इससे कोई बेहतरी आएगी सर? ये लगा ही नहीं सकते हैं तो ये क्या लगाएंगे? ये तो कहने की बातें हैं ना सब, जो बात कानूनी पोजीशन देखनी पड़ेगी, ये नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कर क्या सकते हैं। मैं पहले एक स्टेटमेंट आपको दे दूं, अगर निगरान हुकूमत के पास जो कानूनी इख्तियारात हासिल हैं जी, उनको इस्तेमाल करें, उनसे इनहराफ ना करें। कौमी दौलत लूटने वालों को नवाजने के लिए उनसे इनहराफ कर रही है, वो ना करें, सिर्फ कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल कर ले तो हम ये देखेंगे कि रुपए की कदर में बेहतरी आएगी, पेट्रोल के नर्ख कम होंगे, बिजली के नर्ख कम होंगे, गैस के नर्ख कम होंगे। ये अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं बल्कि उन इक़दामात की जानिब होना चाहिए। हमारा कुछ बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, अब जिसके आमद एक पाकिस्तान कल अपना दूसरा मैच भी वार्म अप का खेलने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त नसीम राजपूत साहब मौजूद हैं। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट कर रहा था वार्म अप में, लेकिन न्यूजीलैंड ने बड़े बासानी इतना लंबा चौड़ा स्कोर भी पूरा कर लिया, और अब अगला मैच ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ है। पाकिस्तान इसी एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही जा रहा है, फिर वर्ल्ड कप के मेन मैचेस में भी क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी आपको नज़र आ रही है अब तक? देखिए, आपके ये मेन मैच थे, आपके इसलिए ये प्रैक्टिस मैच या वार्म अप मैच आपके लिए खासे इम्पोर्टेंट बन गए थे कि आपके लिए ऑप्शन जो है ना वो एशिया कप के बाद कम हुए थे। एशिया कप की वजह से सूरत हाल वो खासी चेंज हुई। हालांकि एशिया कप में हम बहैसियत फेवरेट गए थे, लेकिन वहाँ जिस तरीके की हमें इंडिया के खिलाफ शिकस्त हुई
और उसके बाद से सूरत हाल बदलना शुरू हो गई, बिल्कुल चेंज होती चली गई। अगर आप सूरत हाल देखेंगे तो बहुत सारी चीजें बदल गई। जो यूनिटी दिखाई दे रही थी उस पर भी सवाल आ गए, जिसकी वजह से हम सबसे इम्पोर्टेंट या तगड़ी टीम एशिया कप की करार दी जा रही थी। तो तमाम चीजें हुई हैं। उसके बाद देखिए मुदस्सिर भाई, हमने किया क्या? देखिए मुझे आज 30 साल हो गए इस जर्नलिज्म में। मैंने जब भी इंडिया का टूर देखा है, मैंने जब भी कोई वर्ल्ड कप देखा है, तो कोई एक हाई प्रोफाइल शख्सियत जो है वो एज ए मैनेजर जाती है जी। मैंने शहरियार खान को मैनेजर जाते हुए देखा है, मैंने कर्नल नवेद अकरम चीमा को जाते हुए देखा है, मैंने अब्दुल हफीज कारदार साहब को देखा है, यावर सईद साहब को देखा है। ऐसे वक्त में कि जब हम एशिया कप हारे और उसके बाद टीम के हवाले से खबरें आई, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। हमने ना तो टीम में तब्दीली की जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स थे, इवन कि हमने मैनेजर भी नहीं बदला। वो मैनेजर अभी बहुत यंग क्रिकेटर हैं। अगर खुदा ना खास्ता देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम है। यहाँ जब सब कुछ अच्छा होता है तो अच्छा होता है, और जब खराब होता है तो इतना खराब होता है कि आपने सुना होगा बैट भी चले ड्रेसिंग रूम में। देखिए, कोई एक बुर्दवार शख्सियत अगर होती है ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो वो उस माहौल को कंट्रोल करने में मददगार होती है। वो एक यंग जर्नलिस्ट है कि जो सेल्फियां बनवा रहे हैं जाके टीम के मैनेजर, जो चीफ दी मिशन है इंडिया का टूर और वर्ल्ड कप, यानी आपने किसी चीज की अहमियत को उस तरीके से अहमियत नहीं दी। देन आप वही क्रिकेटर्स लेके गए। देखिए, अब बाबर आजम पे और इंजमामुल हक पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। ये बाबर आजम अपनी मर्जी से खिलाड़ी लेकर गए। बहुत सारे लोग, इवन के ज़का अशरफ साहब ने भी ये बात कही थी जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ था कि मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज कुछ अच्छी सजेशन या रिप्लेसमेंट बता रहे थे जो काबिल कबूल थी, लेकिन हमने बाबर आजम की बात को अहमियत दी, हमने चीफ सिलेक्टर की बात को अहमियत दी। तो अब अगर रिप्लेसमेंट नहीं किए, कोई तब्दीली नहीं किए, तो उस सूरत में फिर बाबर आजम और इंजमामुल हक, इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी। लेकिन अल्लाह ना करे खराब होता है तो ये दो मेन कैरेक्टर होंगे कि जिन्होंने टीम को भी चेंज होने नहीं दिया। देन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर कोई भी इंडिया से देखें, उनका मीडिया कैसी छोटी छोटी चीजों को उठा के हाईलाइट कर रहा है। अगर एक छोटी सी बात कर देते वो उसको हाईलाइट करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। ऐसे में गुरुद्वार शख्सियत का होना, अपनी टीम को कैसे लेके चलना है, बहुत जरूरी है। लेकिन उसकी तो कमी बहरहाल अब है कि अब तो जो भेज दी है टीम मैनेजमेंट वही है। लेकिन खिलाड़ियों के हवाले से अगर हम बात करें, शाहीन शाह को उसने नहीं खिलाया गया और अब शायद कल वो बॉल कर रहे हैं। लेकिन हारिस रऊफ़ की बॉल हम देख रहे थे, वो भी मोहम्मद वसीम की तरह ही उनको भी अच्छी खासी पिटाई हो रही थी नसीम भाई। तो अगर हमारी पेस बैटरी में हारिस रऊफ़ अगर नहीं चल रहे हैं तो ये तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि नसीम शाह नहीं है तो हारिस रऊफ़ भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए 4 ओवर में भी। मुदस्सिर भाई, बहुत सीरियस कंसर्न है। आपकी बॉलिंग जो है वो 346 रन 6 ओवर पहले करा रही है। 6 ओवर पहले, ये बहुत बड़ा साइन है। तो इसका मकसद है अगर आप 400-425 रन भी करते तो वो भी आप जो है वो चेस करवा देते। अगर आपकी ये बॉलिंग है, अगर शाहीन शाह नहीं खेल रहे थे, शादाब, उनको तो खेलना चाहिए था। ये वार्म अप का मौका है, शादाब को तो खास तौर पे खेलना चाहिए था कि भाई आपकी बॉलिंग रिसेंट पास्ट में अच्छी नहीं रही, आपने भी बॉलिंग नहीं की। लेकिन ये 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, यहाँ पर क्रिकेट इस नेशन का क्रेज है और यहाँ पे हमें हमारे बॉलर बैकअप ऐसा नहीं है हमारे पास कि जो वो 346 रन बचा सके। इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। और बिफोर वर्ल्ड कप अगर इस तरीके की सूरत हाल हमें पेश आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सीरियस क्वेश्चन है। मुझे 2-3 चीजें बहुत अलार्मिंग लग रही है। एक तो रिसेंट पास्ट में हमारी परफॉर्मेंस पर जिस तरीके की खबरें आई ड्रेसिंग रूम की, देन उसके बाद जो आने वाला वक्त में देख रहा हूँ, आप इंडिया का माहौल, उसको हैंडल करना किस तरीके से करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छा आगाज बहुत जरूरी है। हम जो हार के आ रहे हैं उसके बाद हमारे वार्म अप मैच में भी फतह जरूरी थी। ये वार्म अप मैचेस से ही एक अच्छा आगाज हो सकता था, टीम यूनाइट होती और पूरा एक कॉम्बिनेशन नजर आता, लेकिन शायद पिछले मैच में भी नहीं। तवक्को करते हैं कि कल के मैच में पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आप हम मौजूद थे और अगले आने वाले दिनों में भी हम बात करते रहेंगे वर्ल्ड कप के मैच के हवाले से। और मुदस्सिर इकबाल को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।